सुबह के 9 बजे शर्मा परिवार के लोग डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के आने का वेट कर रहे थे। तभी रसोई से पूरियों के छनने की आवाज नहीं आती, पर आती है दोनों बहुओं के बीच झपड़ की आवाज। अरे कल तो सब्जी आपने बनाई थी, आज आपने फिर सब्जी बनाने को चढ़ा दी। तो नाश्ते के वक्त अगर तुम्हारा नहाना खत्म नहीं होगा तो काम तो शुरू करूंगी ना मैं। तो आप पूरियां बनाने का काम भी तो शुरू कर सकती थी भाभी, पर नहीं, आपको तो हर बार आसान काम ही चुनना है। कितनी बार बोला है मैंने कि रोज रोज पूरियां मैं नहीं बनाऊंगी। एक आदमी यहाँ 8-8 पूरियां खा जाता है, 50 पूरियां रोज रोज बनाना मजाक है क्या? रसोई से आती आवाज को सुनकर सभी रसोई के दरवाजे पर आते हैं। ये सब क्या है ज्योति? भाभी बड़ी है ना, तुमसे बड़ों से ऐसे बहस करते हैं क्या? भैया ने भाभी से कुछ नहीं कहा, पर तू मेरा मुंह बंद करवाने आ गए। यही तो फर्क है भाभी की किस्मत में और मेरी किस्मत में। ऐसी बात नहीं है ज्योति। आप उसे क्यों समझा रहे हैं? उसका पति बैठा है ना उसे समझाने के लिए। इन दोनों के कलेश में तुम दोनों को भी शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ खाने की टेबल पर बैठो। ये सुबह सुबह चिल्लम चिल्ली करना अच्छा नहीं लगता। और तुम दोनों को अगर खाना नहीं बनाना है तो छोड़ दो, मैं बना दूंगी, पर ये खाने को लेकर कलेश मुझे नहीं चाहिए। वो तो मैं बना ही दूंगी मम्मी जी, पर बात वो नहीं है। बात जो भी हो नहीं सुननी है मुझे। 1 घंटे से सुन रही हूँ तुम दोनों की किटकिट किटकिट। सभी खाने की टेबल पर बैठते हैं। ज्योति और नेहा खाने की ट्रे लेकर डाइनिंग टेबल पर आती है। अरे खड़ी क्या हो गई, प्लेट तो लगाओ। तो प्लेट आप भी तो लगा सकती हैं भाभी, पर आपको तो काम चोरी करनी होती है। सुबह ही मम्मी जी ने कहा ना खाने को लेकर कलेश नहीं होगा, तुम फिर शुरू हो गई। फिर शुरू हो गई ये दोनों। जा देखो कलेश, पूरे घर का माहौल खराब कर रखा है दोनों ने। अब तो कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। नाश्ते के बाद विनोद, राहुल और सौरभ तो दुकान चले जाते हैं, पर घर पर रह जाती है देवरानी जेठानी के साथ उनकी सास सुषमा जी। अरे ज्योति, नेहा छत से कपड़े जाकर ले आओ, बारिश का मौसम हो रहा है, कभी भी बारिश हो जाएगी। जाइए भाभी। मैं क्यों जाऊं? अभी आधे घंटे पहले तो कपड़े सुखा कर आई हूं मैं। जा तू जाकर उतार ला। नेहा और ज्योति आपस में बहस करती रह जाती है और सुषमा को ही जाकर कपड़े उतारने पड़ते हैं। लड़ती रहो तुम दोनों, इसके अलावा आता ही क्या है तुम दोनों को। अब लड़कों को खाना दुकान कौन लेकर जाएगा, या इस पर भी शुरू हो जाओगी? जाने दो, मैं ही टिफिन लेकर दुकान जा रही हूँ। सुषमा अपने पति और बच्चों के लिए टिफिन लेकर दुकान पहुंचती है, जहां दोपहर के खाने पर होती है चर्चा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो मम्मी, भाभी और ज्योति के बीच में प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। ये बातें बाहर जाए उसके पहले इसका निवारण करना पड़ेगा। बीवियां आने के बाद अक्सर भाइयों में तकरार आ जाती है, पर यहाँ तो हम दोनों उल्टा एक थाली में खा रहे हैं और वो दोनों आपस में एक दूसरे को खाने को तैयार है। अरे हाँ भाई, एक थाली में खाना, झूठ या खाना से प्यार बढ़ता है, यही कहती है ना सुषमा जी। याद है शादी के बाद कैसे हम दोनों एक पटरी पर नहीं आ रहे थे, फिर माँ ने हम दोनों को एक ही थाली में खाने की सलाह दी थी, और ऐसा करने से 2 ही दिनों के अंदर हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया था। मुझे लगता है यहाँ भी यही उपाय आजमाना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सभी मिलकर सोचते हैं तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाता है। यही करना ठीक होगा। और रात को खाने की टेबल पर जब ज्योति और नेहा सभी को खाना परोस रही थी, सुषमा कहती है, परोस दिया खाना, चलो अब खुद भी खाने बैठ जाओ। मेरे दिल की बात कह दी आपने मम्मी जी, बड़े जोरों की भूख लगी है, दोपहर में खाना भी नहीं खाया था। तू सभी को खाना परोस देना ज्योति, मैं खाने बैठ जाती हूँ। यहाँ कोई बच्चा नहीं है बहू, खाना सब खुद ले सकते हैं। खाना डाइनिंग टेबल पर ही तो पड़ा है, उसके लिए ज्योति को खड़ा रहने की क्या जरूरत है। ज्योति बेटा तू भी खाने बैठ जा, और हाँ खुद के लिए अलग से थाली मत लगाना। क्यों मम्मी जी? क्योंकि अब से इस घर में 3 ही प्लेट खाना लगेगा, एक मेरे और भैया के लिए, एक पापा मम्मी के लिए और एक तुम दोनों के लिए। लेकिन ऐसा क्यों? मैं किसी और की प्लेट में नहीं खा सकती। खाना तो पड़ेगा नेहा, पंडित जी ने कहा है। कुछ दिनों से दुकान बड़ी मंदी चल रही थी, तो आज मैंने एक पंडित जी को दुकान बुलाया और उन्होंने दुकान की बरकत का यही उपाय बताया कि घर के बेटे एक साथ खाएंगे, घर के सबसे बड़ा जोड़ा एक साथ और घर की बहुएं एक साथ। अब दुकान की कमाई के लिए तुम इतना तो कर ही सकती हो ना। कर सकती हो क्या होता है, मैं जानता हूँ अपनी बड़ी बहू को, वो घर की बरकत के लिए कुछ भी करेगी। आधा आधा खाने से प्यार बढ़ता है, इस फिलोसॉफी को दोहराते हुए सभी अपनी चाल चल देते हैं। बताओ, राहुल जी ने यहाँ 2 कोर खाया और जेठ जी पूरी रोटी खा गए। यही तो होता है ना जब 2 लोग एक थाली में खाते हैं। भाभी को लगेगा इन्होंने 12 रोटियां खा ली, पर उन 12 रोटियों में से इन्हें 12 कोर भी ढंग से नसीब नहीं हुए। जरा सी भी अकल नहीं है राहुल को। जब पता है भैया खाना लेने में शर्माते हैं तो खुद कम सब्जी खानी चाहिए, पर नहीं, एक एक कोर में 1 रोटी जितनी सब्जी खा जा रहा है और सबको लगेगा भाई के साथ खाने में इनकी खुराक बढ़ गई।
रात का खाना तो दोनों देवरानी जिठानी बिना चू चपर की एक साथ एक ही थाली में खा लेती हैं, पर कब तक? अगली सुबह। मैं बर्तन धो लेती हूँ भाभी, तब तक आप बाकी कमरों में झाड़ू लगा दीजिए। बर्तन हुए ही कितने हैं? गिनकर 4 बर्तन है। अब तो सभी आधा आधा खाना खा रहे हैं। आज बर्तन कम हो गए तो मुझे बर्तन का काम लेना है। वाह भाई, ये अच्छा है। ये क्या बात हुई भाभी? मैं जिस काम में हाथ लगा दूं आपको वही हल्का लगने लगता है। हद है आप भी सच में। सुबह का नाश्ता तैयार होता है, सभी खाने के टेबल पर आते हैं। ज्योति सभी के लिए प्लेट लगाती है। अरे ज्योति, फिर से 6 प्लेट भूल गई क्या? हमें आधा आधा खाना है, मिल बांट कर। एक तो रात को ढंग से खाना नहीं मिला, फिर से वही ड्रामा। ज्योति को तीखा पसंद था, नेहा को मीठा। ज्योति प्लेट में पहले ही 2 हरी मिर्च सब्जी के ऊपर का लाल लाल छौंका अपनी कटोरी में डाल देती है। अब लग रही है ना मेरी प्लेट। अरे ऐसे कैसे? ये सिर्फ तेरी प्लेट नहीं है, मेरी भी है। टेबल पर पड़े बॉल से चाशनी में डुबोई हुई जलेबी लेकर नेहा प्लेट पर रख देती है। आप ठीक है, बिना जलेबी के कैसा खाना? हद है भाभी, आप अपनी जलेबी को प्लेट से बाहर रखिए। कैसे उसकी चाशनी बहती हुई मेरे पराठे तक आ रही है। खाने की चीज को ऐसा बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तो मुझे मीठा पसंद नहीं है, मुझे तीखा पसंद है। आपका मीठा बहते हुए मेरे पराठे में आएगा और मेरे मुंह का टेस्ट बिगाड़ेगा, तो अपसेट तो होंगी ना मैं। अरे तो ये प्लेट सिर्फ तेरी है क्या? ये सब्जी के ऊपर का तड़का सारा कटोरी में भर लिया तूने। इतनी तेल और मिर्ची तैर रही है सब्जी में, छी 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 छी। आप देख लीजिए खाने को कौन छी 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 कर रहा है। ओहो, हद हो तुम दोनों भी। एक थाली में खा रहे हो तो एडजस्ट तो करना ही होगा। काहे का एडजस्ट? वो कहते हैं ना, सास बहू देवरानी जेठानी और ननद भाभी कभी दोस्त नहीं हो सकते। पर सुषमा का परिवार यही करना चाह रहा था दोपहर के वक्त। अरे ज्योति, मुझे गाजर की एलर्जी है, फिर भी तूने प्लेट में सलाद डाल दिया। तू क्या चाहती, मैं मर जाऊं? अगर ऐसी ख्वाहिश होती मेरी तो फिर तो भाभी मैं आपके लिए गाजर का हलवा बनाती। सुन रही है ना मम्मी जी, आप अपनी छोटी बहू की बोली। मुझे मानने की साजिश रच रही है ये। जब मुंह खोलती है मेरे लिए बुराई बोलती है। पहले तो तुम दोनों हमें खाना परोसने के लिए लड़ती थी, अब खुद के खाने पर भी लड़ने लगी हो। इस ज्योति के साथ खाने में मेरी भूख पूरी नहीं होती मम्मी जी, इसलिए चिढ़न में खुद के खाने पर गुस्सा निकलने लगा है। इन दोनों के बीच तो कुछ ठीक ही नहीं हो रहा भैया। वो तो मैं भी देख रहा हूँ राहुल, आज तो मेरे कपड़े भी नहीं धोए नेहा ने। और ज्योति ने कमरे की सफाई भी नहीं की। अपनी बहुओं के बीच बिगड़ते माहौल को देखकर विनोद समझ जाता है कि ये आधा आधा खाने का आइडिया चलता रहा तो घर को आधा आधा बंटने में वक्त नहीं लगेगा। और एक रोज आज से किसी को एक थाली में खाने की जरूरत नहीं है। अगर चूहे और बिल्ली को एक थाली में खाने दिया जाए तो क्या उनके बीच की दुश्मनी खत्म हो जाएगी? नहीं ना। तो फिर आप इन दोनों बहुओं को जोड़ने में क्यों लगे हुए हैं? हम चूहा बिल्ली नहीं है पापा जी। हाँ पापा जी, और ये लड़ाई नहीं है, हम देवरानी जिठानी का प्यार है। रिंकू बेटा, जल्दी से उठो, स्कूल जाना है ना। जल्दी उठो वरना लेट हो जाओगी। मम्मा सोने दो ना, बहुत नींद आ रही है। नहीं, चलो उठो बेटा, ब्रश करो जल्दी जल्दी जल्दी, मैं तुम्हारा दूध लेकर आती हूँ। चलो चलो चलो। ठीक है, ब्रश करता हूँ। भाभी माँ, मेरा प्रोटीन शेक भी बना दीजिए ना, मुझे भी जिम जाना है। अरे पहले रिंकू को रेडी कर दो स्कूल के लिए, फिर बनाती हूँ प्रोटीन शेक आपका। नहीं भाभी माँ, मुझे भी रिंकू के साथ ही प्रोटीन शेक चाहिए। आखिर आप मेरी भी तो माँ जैसी है ना। प्लीज प्लीज प्लीज, तो मेरे लिए क्यों नहीं? ये भी हद है यहाँ। अरे रिंकू को स्कूल जाना है, उसकी बस छूट जाएगी इसलिए कह रही हूँ। पर नहीं, रोहन भैया को तो रिंकू की जगह चाहिए। इतने बड़े हो गए पर बचपना नहीं गया। बनाती हूँ इनका प्रोटीन शेक भी। परिति ने रिंकू को दूध दिया और रोहन को प्रोटीन शेक भी दे दिया। फिर रिंकू को तैयार करके परिति ने कहा, रोहन भैया, अब जिम जाते जाते रिंकू को स्कूल में बस में बिठा भी दीजिएगा। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, रिंकू को स्कूल बस में आप ही छोड़ेंगे। ओके भाभी माँ। रोहन रिंकू को लेकर चला गया। तभी इशिका ने कहा, गुड मॉर्निंग भाभी, मेरी चाय ला दो ना प्लीज, और मेरे सर में तेल भी लगा दो ना। ला, तेरे सर में मालिश कर देती हूँ तेल की। तेरी भाभी को घर के और भी काम है। ना मम्मा, अब आपके हाथ की मालिश में वो बात नहीं रही। सर में तेल तो भाभी लगाती हैं। हा, एकदम दिमाग शांत हो जाता है। बिल्कुल माँ की ममता का एहसास होता है। भाभी तो मेरी भाभी माँ है ना भाभी? लगा देंगे ना तेल सर में? हाँ बाबा, लगा दूंगी। बस थोड़ी देर रुक जाओ, मैं सबके लिए नाश्ता बना दूं पहले। ओके भाभी माँ। जिसे देखो वो परिधि के गुण गा रहा है। मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं बची है। अच्छा ही है परिधि ने घर को इतनी अच्छी तरह संभाल लिया है कि मुझे तो किसी बात की फिक्र ही नहीं रही। परिधि घर की बड़ी बहू थी। उसने आते ही घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। अब हर कोई परिधि को अपनी माँ की तरह देखता था।
शादी के 5 साल ही हुए थे अभी परिधि को, पर देवर, ननद, बड़े छोटे सबकी माँ थी वो। अब आगे देखते हैं क्या होता है। परिधि ने सबके लिए नाश्ता बनाया, सब नाश्ते के टेबल पर आ गए। आज मैंने आप सबके लिए पिज्जा पराठा बनाया है। अरे वाह भाभी वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा नाश्ते में। हाँ भाई परिधि, खाना बनाने में तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। मेरा भी नाश्ता लगा दो बहू, फिर दवाइयां भी लेनी है। हाँ पापा जी, पर आपको पराठे नहीं मिलेंगे, आपके लिए दलिया बनाया है, आप वही खाएंगे। डॉक्टर ने आपको ये सब खाने के लिए मना किया है। अरे मुझे नहीं खाना रोज रोज ये दलिया, मुझे अच्छा नहीं लगता। पापा जी खाना तो आपको यही पड़ेगा। मैं इसमें ना थोड़ी सी काली मिर्च और चाट मसाला मिला देती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। बेटा कितना ख्याल रखती हो तुम, बिल्कुल एक माँ की तरह। मुझे लगता है मेरी माँ ने ही तुम्हारे रूप में दूसरा जन्म लिया है। कितनी ममता है तुम्हारे अंदर। लो भाई, अब मैं इनकी भी माँ बन गई। यहाँ मेरी शादी को अभी सिर्फ 5 साल हुए हैं, मेरा एक 3 साल का बच्चा है और इस घर में बड़े से छोटे तक सबकी माँ बन चुकी हूँ। कितना अजीब है, जिसे देखो मुझे माँ ही बनाने पर तुला है। नाश्ता हो गया भाभी, अब चलिए ना मेरे सर में तेल लगा दीजिए। नहीं भाभी माँ, पहले मेरी बात सुनेंगी। भाभी माँ आपसे कुछ बात करनी है मुझे, चलिए ना एक बार बालकनी में। और ईशिका, तू अपने इस चिड़िया के घोंसले जैसे बालों को खुद संभाल, समझी? देखिए ना भाभी, ये मेरे बालों को चिड़िया का घोंसला बोल रहा है, मैं इसके बाल नोच लूंगी। अरे बस करो आप दोनों, मैं ईशिका दीदी के बालों में तेल लगाकर अभी आपसे बात करती हूँ। तब तक आप दुकान जाने के लिए रेडी हो जाइए, वरना आज आपके भैया आपकी क्लास लगा देंगे। जी भाभी माँ। अब परिधि ने ईशिका के बालों में तेल लगाया और फिर रोहन के पास गई। बोलिए रोहन भैया, क्या बोल रहे थे आप? कोई जरूरी बात करनी थी आपको? हाँ भाभी, बात यह है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है। अच्छा, तो प्यार का मामला है। पर इसमें मैं क्या करूं? जाकर मम्मी जी से बात कीजिए, बड़ों की मर्जी से ही बात आगे बढ़ सकती है ना। भाभी आप भी तो मम्मी की तरह ही है ना, बड़ी भाभी तो माँ समान होती है, इसीलिए तो मैं आपको भाभी माँ कहता हूँ। अच्छा, अब ज्यादा मक्खन मत लगाइए, ये बताइए करना क्या है? भाभी माँ आप घर पर सबसे बात कीजिए ना मेरे लिए। मैंने तो विशाखा से भी कहा है कि मेरी भाभी माँ है, सब संभालेगी, तुम चिंता मत करो। अच्छा, तो उसका नाम विशाखा है। ठीक है, मैं घर पर बात करती हूँ, पर सब मिलकर जो फैसला करेगी आपको मानना पड़ेगा, फिर आपकी नहीं चलेगी। ओके भाभी माँ, आपका हुक्म सर आंखों पर आप अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश करना। रात के खाने के वक्त घर के सभी लोग एक साथ टेबल पर खाना खा रहे थे, तभी परिधि ने रोहन और विशाखा वाली बात शुरू की। वो आप सबसे मुझे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना परिधि बेटा, क्या बात है? पहले आप लोग प्रॉमिस कीजिए कि आप में से कोई भी बात सुनकर गुस्सा नहीं करेगा। पहले सभी ठंडे दिमाग से सोचेंगे, फिर फैसला करेंगे। अरे ऐसी भी क्या बात है जो तुम्हें इतनी भूमिका बांधनी पड़ रही है बातों से पहले? हाँ भाभी, आप इतनी सीरियस है, मतलब कुछ बड़ी बात है? हाँ बात तो बड़ी है, पर जब तक आप लोग प्रॉमिस नहीं करते मैं नहीं बोलने वाली। अच्छा बाबा, हम में से कोई भी गुस्सा नहीं करेगा, सब सोच समझ कर अपनी राय रखेंगे बस। तो बात यह है कि रोहन भैया किसी विशाखा नाम की लड़की से प्यार करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। लड़की पढ़ी लिखी है, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब भी करती है। अगर आप सबको समझ आए तो विशाखा और रोहन भैया की शादी कर देते हैं। ये सब प्यार व्यार मुझे समझ में नहीं आता। अरे शादी तो उसी से करनी चाहिए जिससे माँ बाप तय करें। पर पापा जी, जब रोहन भैया ने लड़की पसंद कर ली है तो मुझे भी इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। आजकल तो प्राय सभी इसी तरह अपनी पसंद से शादी करते हैं। परिधि, तुम कह रही हो तो सही होगा, तुम तो रोहन का भला ही सोचोगी, आखिर तुम उसकी माँ जैसी हो। भाई मेरी तरफ से तो हाँ, एक तरफ से अच्छा है ना, अब हमें रोहन की शादी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाभी, इस उल्लू ने कोई तो सही काम किया, वरना हर बार रायता ही फैलाता है। तू चुप कर छिपकली, जब देखो तब परेशान करती रहती है। हे भगवान, ये दोनों फिर शुरू हो गए। अब एकदम चुप। काम की बात में बीच में नहीं लड़ते। सॉरी भाभी, अब नहीं करेंगे। हाँ भाभी सॉरी। ये हरकतें देखो, ये रोहन क्या शादी के लायक लगता है? पर फिर भी अगर घर में सबकी हाँ है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। बुला लो लड़की वालों को, बात करके रिश्ता तय कर देते हैं। घर के सब लोग राजी हो गए। लड़की वालों से बात करके रिश्ता तय हो गया और कुछ दिन बाद विशाखा और रोहन की धूमधाम से शादी हो गई। विशाखा बहू बनकर अब ससुराल आ चुकी थी। अगले दिन सुबह विशाखा तैयार होकर हॉल में आई और कहा, भाभी मम्मी जी, मुझे ऑफिस जाना है, मैं शाम को जल्दी घर आ जाऊंगी। अरे बेटा, पर अभी कल ही तो तू इस घर में आई है और आज ही ऑफिस?
ऐसा भी क्या काम है? 1 महीने की तो छुट्टी करनी चाहिए थी ना, ये तो गलत बात है। मैं ऑफिस इतनी जल्दी नहीं जाना चाहती थी, पर क्या करूं, मेरे बॉस का फोन आया था और उन्होंने कहा कि फॉरेन से कुछ क्लाइंट्स आ रहे हैं तो मुझे जाना ही होगा ऑफिस। अब बताइए मैं क्या करूं? तो छोड़ दो ऑफिस, कोई जरूरत नहीं है काम करने की। घर पर रहो, परिधि के साथ घर के काम करो। पर मुझे काम करना है, ऑफिस जाना है, अपना करियर बनाना है। विशाखा भाभी आप सही हो, आपको ऑफिस जाना चाहिए। पापा प्लीज जाने दो ना विशाखा भाभी को। हाँ पापा जी मम्मी जी जाने दीजिए ना उसे, विशाखा का जाना जरूरी है तभी वो जा रही है ना, आकर घर के काम में मेरी हेल्प भी कर लेगी, क्यों है ना विशाखा? हाँ हाँ भाभी बिल्कुल। ठीक है विशाखा, परिधि ने कहा है तो मैं मना नहीं करूंगा, मुझे उसमें अपनी माँ वाले गुण नजर आते हैं, जाओ तुम। थैंक यू भाभी, रोहन सच कहते हैं, आप बिल्कुल मम्मी जैसी हो, आज से आप मेरी भी भाभी माँ हो। विशाखा चली गई। परिधि ने मन ही मन कहा, लो एक बार फिर मैं माँ बन गई। ये किसी को मेरे अंदर बहन भाभी सहेली क्यों नहीं दिखती, सब मुझे अपनी माँ ही क्यों बनाते हैं, पता नहीं। मम्मी चलो ना आइसक्रीम खाने चलते हैं, मुझे आइसक्रीम खानी है। बेटा बाद में कभी चलेंगे, अभी मम्मी को बहुत काम है। अब हमेशा ऐसा बोलते हो, मुझे आज जाना है आपके साथ आइसक्रीम खाने। ओके बाबा जाएंगे, अब खुश? अब जाकर अपने पापा से कहो रिंकू को और मम्मी को आइसक्रीम खिलाने जाना है, ले चलो। ये मम्मा मान गई, मैं अभी जाकर पापा को बोलता हूँ। तभी सुदीप भी वहां आता है। अरे रिंकू बेटा क्या बोलना है मुझे, क्या खिचड़ी पक रही है माँ बेटे में? पापा आज आइसक्रीम खिलाने ले चलो मुझे और मम्मी को, प्लीज पापा। बच्ची का इतना मन है तो चलते हैं ना आज बाहर, मुझे भी अच्छा लगेगा, काफी दिन हो गए हमने साथ में टाइम ही नहीं बिताया। ठीक है चलते हैं आज कहीं, तुम जल्दी से काम खत्म कर लो। हाँ बस मैं मम्मी जी और पापा जी का खाना बना दूं फिर चलते हैं। परिधि ने फटाफट काम खत्म किया और तैयार हो गई। अब सुदीप रिंकू और परिधि बाहर जा रहे थे, उन्होंने ममता से कहा, मम्मी हम बाहर जा रहे हैं, रात को आने में देर हो जाएगी। अरे परिधि का जाना जरूरी है क्या? परिधि चली जाएगी तो ये घर कौन संभालेगा? मम्मी जी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं 1 हफ्ते के लिए कहीं जा रही हूँ। अरे मैं थोड़ी देर इनके साथ और रिंकू के साथ बाहर जा रही हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? और घर में कोई छोटा बच्चा भी नहीं है जिसे संभालना पड़ेगा। अब पर तेरे लिए तो सारे ही बच्चे हैं, सब तुझे अपनी माँ ही समझते हैं। हाँ तो मम्मी जी मेरा आज मन है बाहर जाने का और प्लीज मुझे जाने दीजिए, बाकी दिन तो मैं सारा घर संभालती हूँ, अभी थोड़ी देर में विशाखा भी आ जाएगी ऑफिस से, वो कर देगी बाकी के काम आपके। परिधि ऐसा कहकर सुदीप और रिंकू के साथ बाहर चली गई। कुछ घंटों के बाद परिधि घूमकर आइसक्रीम खाकर घर आई तो विशाखा ने कहा, हाय भाभी मैं तो थक गई, और जिस घर का काम करते करते कितने नखरे हैं घर वालों के, मिनट मिनट में इनको चाय चाहिए, हर चीज उनके हाथ में खोज कर रखो, खाने में भी कितने नखरे हैं, कैसे संभालती है भाभी ये सब आप रोज? शुरू में मुझे भी बड़ी टेंशन होती थी, पर अब मुझे आदत हो गई है, तुम्हें भी धीरे धीरे आदत हो जाएगी, आखिर घर तुम्हारा भी तो है, तुम्हें भी तो संभालना है ना ये घर। नो 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 भाभी मुझसे नहीं समझता ये घर, ये सब आप ही देख लीजिए, अगर प्रॉब्लम होगी तो एक मेड रख लेंगे, पर मैं रोज रोज इनके नखरे नहीं सहने वाली। तभी वहां रोहन और इशिका भी आते हैं। विशाखा तुम्हें भाभी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, भाभी ने कहा है कि तुम्हें घर के काम करने पड़ेंगे, मतलब करने पड़ेंगे, भाभी हमारी माँ जैसी हैं। हाँ विशाखा भाभी, और ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो बाहर ऑफिस के काम के साथ साथ घर के काम भी संभालती हैं। ये याद रखिएगा आपके ऑफिस जाने की परमिशन भी परिधि भाभी ने ही दिलवाई थी। ओके बाबा कर लूंगी मैं थोड़े बहुत घर के काम, पर ज्यादा नहीं हो पाएंगे बता देती हूँ। विशाखा इतना कहकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन परिधि हॉल में बैठकर ममता से बात कर रही थी, तभी उसकी बड़ी ननद लीला का फोन आया। हेलो भाभी कैसी हैं? मैं ठीक हूँ दीदी, आप बताइए आप कैसी हैं? भाभी मुझे आपसे कुछ काम था, वो बात दरअसल ये है मुझे ना 2 दिन के लिए कहीं बाहर जाना है, सोनू और चिंटू के एग्जाम है, तो सोच रही थी उन दोनों को आपके पास छोड़ देती हूँ, आप उन्हें पढ़ाकर एग्जाम भी दिला दीजिएगा। वो सब तो ठीक है दीदी, पर क्या सोनू चिंटू मुझसे पढ़ेंगे? आपके बिना वो एग्जाम कैसे दे पाएंगे? हाँ भाभी आपसे पढ़ ही लेंगे, आपसे उनकी अच्छी जमती है, आखिर आप उनकी माँ जैसी तो हैं। परिधि मन ही मन कहती है, लो भाई फिर से माँ बन गई, अब सोनू चिंटू ने माँ बना दिया, पता नहीं और कितनी बार माँ बनूंगी मैं। आप सुन रही है भाभी मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ दीदी सुन रही हूँ आपकी बात, छोड़ जाइए बच्चों को यहाँ पर 2 दिन। मुझे पता था भाभी आप कभी मना नहीं करेंगे, आप बहुत अच्छी हैं, मैं कल सुबह चिंटू और सोनू को वहां छोड़ जाऊंगी। अच्छा भाभी फोन रखती हूँ, बाय।
लीला ने फोन रख दिया और दूसरे दिन सुबह लीला, सोनू और चिंटू को परिधि के पास छोड़कर चली गई। परिधि ने सोनू, चिंटू को पढ़ाया और उनका एग्जाम भी दिलवाया। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। रोज कोई ना कोई परिधि को माँ का खिताब दे ही देता। परिधि अब थोड़ा चिढ़ने लगी थी। ऐसे ही एक दिन इशिका ने विशाखा से कहा, विशाखा भाभी, मुझे कुछ नए फैशन के कपड़े लेने हैं, आप मेरे साथ शॉपिंग चलेंगी क्या? हाँ ठीक है, आज शाम को शॉपिंग चलते हैं। परिधि भाभी भी जाएंगी क्या? नहीं भाभी, मैंने उनसे पूछा ही नहीं। आप मेरी फ्रेंड जैसी हो ना, इसलिए सोचा आज आपकी ट्रेंड को बेहतर समझ पाओगी। इसका मतलब आपको परिधि भाभी पसंद नहीं है? आप तो बहुत मानती थी उन्हें। हाँ भाभी, मानती तो हूँ मैं आज भी उन्हें बहुत, पर वो मेरी फ्रेंड नहीं है, वो मेरी माँ जैसी है। जब से इस घर में आई मैंने उन्हें माँ की तरह ही देखा है। अब चलो ना मेरे साथ शॉपिंग। परिधि ने विशाखा और इशिका की बातें सुन ली थी। उसे इशिका की बातें जरा भी अच्छी नहीं लगी। कमाल है भाई, मुझे अच्छी खासी माँ बनाकर रख दिया है, जैसे मैं कितनी ही बूढ़ी हूँ। अरे मेरा एक छोटा सा बेटा है रिंकू, 3 साल का, शादी को अभी 5 साल हुए मेरे, और इन्हें मैं किसी पुराने जमाने की लगती हूँ। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है सबका ख्याल रखना, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मुझे अंडर एस्टिमेट किया जाए। मैं भी शॉपिंग कर सकती हूँ, पर कैसे समझाऊं इन लोगों को, पता ही नहीं। आज परिधि बड़े गुस्से में थी। तभी ममता ने उसे आवाज दी, परिधि बेटा क्या कर रही हो? जी मम्मी जी, कुछ नहीं, बताइए, कुछ काम था? अरे बेटा आज तेरा ध्यान कहाँ है? खाना नहीं बनाना? कितना टाइम हो गया? अरे हाँ मम्मी जी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, रुकिए अभी बना देती हूँ। हाँ बेटा, आज विशाखा और इशिका तो बाहर ही खाना खाएंगे, रोहन भी उन्हें वहीं मिल जाएगा। तू एक काम कर, बस हम चारों का खाना बना ले, और आज खाने में ना बैंगन का भरता बनाना, बहुत दिन हो गए खाए। जी मम्मी जी, बना लूंगी। परिधि खाना बनाने रसोई में चली गई। थोड़ी देर में उसने सबके लिए खाना बना लिया। तभी सुदीप भी दुकान से आ गया। आज क्या बनाया खाने में? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। बैंगन का भरता बनाया है, मम्मी जी ने कहा था। क्या बात है परिधि, आज अपसेट क्यों लग रही हो? सब ठीक है ना? हाँ ठीक ही है सब, और जो ठीक नहीं है उसे ठीक करना आपके बस में है नहीं। तो मेरी चिंता छोड़िए और आराम से खाना खाइए। आपको मेरी कुछ पड़ी होती तो बहुत पहले ही समझ गए होते। अरे बेटा जल्दी से खाना लगा दे, मुझे तो बैंगन के भरते को देखकर ही भूख लग गई है। जी मम्मी जी। ये लीजिए। पापा जी आप भी लीजिए। क्या बात है बहू, आज मुझे इतना ऑयली खाना खाने से डांटेगी नहीं? नहीं पापा जी, अब मैं थक चुकी हूँ, जिसे जो सही लगे वही खाए। परिधि का ये बर्ताव देखकर सभी दंग थे। प्रताप ने धीरे से ममता से कहा, अरे आज इसे क्या हुआ है? किसी ने कुछ कह दिया क्या? सारा दिन ये बेचारी सबके लिए सब कुछ करती है, और अगर इसके बाद भी इसे सुनना पड़े तो ये गलत बात है। अजी मुझे तो कुछ पता ही नहीं है क्या हुआ है, मैं तो खुद हैरान हूँ आज इसे देखकर। खैर जाने दीजिए, जो है सामने तो आएगा ही। आप चुपचाप खाना खाइए। अब सभी लोग खाना खाने लगे। भाई वाह, आज तो खाना लाजवाब बना है। पूरे दिन की थकान के बाद जब तुम्हारे हाथों का इतना टेस्टी खाना खाता हूँ ना, सारी थकान दूर हो जाती है, मन एकदम फ्रेश फील करता है। हाँ बहू, तुम खाना बड़ा अच्छा बनाती हो। बेटा खाना आज मेरे दिल को छू गया, इतना स्वादिष्ट है। मेरी माँ भी ना बिल्कुल ऐसा ही बैंगन का भरता बनाती थी। तुम्हारे हाथों में ना मेरी माँ जैसा स्वाद है। बेटा आज तुमने माँ की याद दिला दी। अब माँ शब्द दोबारा सुनते ही परिधि एकदम से फूट पड़ी। अब बस करिए आप लोग, अरे कितनी बार माँ बनाओगे मुझे? जब कोई अच्छा काम करो अपनी माँ बना देते हो। कभी रोहन भैया की, कभी इशिका दीदी की, कभी लीला दीदी के बच्चों की, कभी विशाखा की, यहाँ तक कि पापा जी और आपकी भी। मेरी शादी को भी पूरे 6 साल भी नहीं हुए और आप सबने मुझे इतनी बड़ी उपाधि दे दी। अरे तो बहू, इसमें बुरा क्यों लग रहा है तुम्हें? मुझे बुरा लगता है जब मुझे माँ बनाकर बस घर के कामों के लिए रखा जाता है। अरे मैं कोई 60 साल की बूढ़ी औरत नहीं हूँ, मेरी उम्र अभी बस 29 साल है, पर मुझे ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे मैं इस जमाने की हुई ही नहीं। मुझे भी पसंद है शॉपिंग जाना, मूवी देखना, घूमना फिरना, बाहर खाना खाना, पर नहीं, मुझे सब इस लायक समझती नहीं है। परिधि तुम ठीक तो हो ना? तुमने आज तक कभी कोई शिकायत नहीं की, फिर अचानक क्या हो गया? मैं आज ही ठीक हुई हूँ। मैं कभी कुछ नहीं कहती, सबको बहुत प्यार करती हूँ, सबकी केयर करती हूँ। शायद इसीलिए सबने मुझे गलत समझ लिया। अरे सब मुझे प्यार करें, मुझे अच्छा लगता है, मैं सबकी केयर करूं, ये मेरा नेचर है। पर इसका मतलब यहाँ सबने गलत ही ले लिया, इसे कुछ आता नहीं, ये घरेलू बहन जी टाइप औरत है। तो मैं सबको याद दिला दूं, आई एम अ डबल MA फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। पर मैंने इस घर के लिए अपना करियर नहीं बनाया, पर अब बनाऊंगी। मैं भी कल से जॉब के लिए अप्लाई करूंगी।
बेटा तुम सही बोल रही हो। तुमने इस तरह इस घर को संभाला है कि तुम्हारी हर चीज की आदत हो गई हमें, और इसी आदत में हम तुम्हें समझना ही भूल गए कि तुम्हें क्या पसंद है। तुम कल से ही जॉब के लिए अप्लाई करो। मैं यानी कि तुम्हारी सास नहीं पर तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। तब तक घर के बाकी लोग भी आ चुके थे। सबने सारी बातें सुनी। सबको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। सॉरी भाभी, मैंने आपका दिल दुखाया है। आई एम रियली सॉरी। भाभी आपको माँ कहना मुझे अच्छा लगता है, पर आगे से मैं आपकी खुशी का भी ध्यान रखूंगा। पर मैं तो आपका बेटा बनकर ही रहूंगा। हाँ भाभी, आप जॉब करिए, मैं आपका पूरा साथ दूंगी घर को संभालने में, पर आपके आंचल की छांव तो मुझे भी चाहिए। हाँ बाबा, हाँ, मुझे सबका प्यार ही तो चाहिए। मुझे माँ बनने में कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना है कि मुझे भी सब समझे कि मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। अब मैं अपना करियर भी बनाऊंगी और घर भी संभालूंगी और सबका ध्यान भी रखूंगी। ये हुई ना मेरी बेटी वाली बात। अब परिधि के ससुराल में सब ठीक हो चुका था और पूरा परिवार अब परिधि को सपोर्ट कर रहा था। हेलो यार सौम्या, एक बात बताना जल्दी से। अरे क्या हुआ भाई, कितनी हड़बड़ाई हुई क्यों है? तेरी ट्रेन छूटी जा रही है क्या? अरे तू चुप बैठ यार, जल्दी से ये बता, ये तहरी कैसे बनती है? महक को अपने नए ससुराल में परेशान देखकर सौम्या उसके मजे लेने लगती है और उसको छेड़ते हुए कहती है, ओहो, तो मेरी दोस्त को उसके नए ससुराल में काम मिल ही गया। अरे यार तू तो ऐसे बोल रही है जैसे मेरी यहाँ जॉब लगी हो। दोनों एक ही बात है मैडम। अच्छा चल बकवास बंद कर, जो पूछा है वो बता जल्दी से। अरे यार तू भी ना पागल है। तहरी का क्या है, वो बस नमकीन चावल होते हैं। क्या मतलब? जैसे नमकीन चावल बनते हैं ना, वैसे ही बना दे उसे भी। बाद में उसको सब्जी की तरह छौंक देना और साथ में आलू डाल देना, बस बन जाएगी तेरी तहरी। अरे वाह यार, ये तो बहुत आसान है। अच्छा चल अब बाय, बाद में बात करती हूँ। वाह मैडम, काम हो गया तो निकल ली। अब महक सौम्या की कॉल काट देती है क्योंकि उसे लगता है तहरी बनाना अब उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। वो पूरे जोश से सब्जियां काटने लगती है, टमाटर, आलू, मटर, सब कुछ। फिर चावल धोकर कुकर में रख देती है। चलो भाई, अब ऐसी तहरी बनाऊंगी कि मेरी सासू माँ भी कहेंगी, वाह बहू वाह, क्या तहरी बनाई है। अब तो सब मेरी तारीफ करेंगे। क्या बात है बहू, आजकल अपने में ही बातें करने लगी है। अरे माँ जी आप। क्या हुआ महक, तू तो ऐसे डर रही है जैसे कोई भूत देख लिया हो। अब तुझे मैं भूत लग रही हूँ क्या? ऐसे पीछे से कोई सास आकर खड़ी हो जाए तो किसी भूत से कम थोड़ी ना लगेगी। कहाँ खो गई? अरे माँ जी आप किचन में क्या कर रहे हो? आप तो आराम से सोफे पे बैठिए। आज मैंने ना 1 नंबर खाना बनाया है, आज तो आप बस बैठो। तभी पूजा भी किचन में आती है और महक से कहती है, क्या सोचने लगी भाभी, तहरी अच्छे से बना रही हो ना? आज तो खाने को कुछ अच्छा मिलेगा, बताओ ना भाभी। अरे हाँ, मेरी प्यारी ननद को आज तहरी बहुत पसंद आएगी। आज तो आप खाने के साथ साथ उंगली तक खा जाओगे। वाह भाभी, तो जल्दी से ले आओ, मैं डाइनिंग टेबल पर बैठने जा रही हूँ। हाँ चल, मैं भी चल रही हूँ, बहू को काम करने दे। अब चावल पक जाते हैं। फिर महक उन्हें कढ़ाई में डालकर ऊपर से सब्जियों का छौंका लगा देती है। ढेर सारा मसाला, तेल और खुद के बनाए स्वाद की तारीफ भी खुद ही करने लगती है। लो जी, ये तैयार होगी मेरी स्पेशल खुशबूदार तहरी। अब देखो सब कैसे उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब सारे घर वाले थालियां लेकर डाइनिंग टेबल पर खाने बैठ जाते हैं। फिर जैसे ही महक तहरी परोसती है, पहली बाइट लेते ही सबके चेहरे ऐसे बन जाते हैं जैसे किसी ने चावल की जगह दलिया परोस दिया हो। महक, ये तहरी है या खिचड़ी में रायता मिलाया गया है? क्यों, क्या हुआ? भाभी आपने चावल को पकाया है या उबाल कर पिलाने लायक बना दिया है? नहीं तो मैंने तहरी सही से बनाई है। लेकिन बेटा ये तो बहती हुई सब्जी जैसी लग रही है, इसमें चावल ढूंढने के लिए चम्मच नहीं छलने की जरूरत पड़ेगी। हाँ हाँ, आप सब लोग इसको खाओ मत, पी जाओ। कमलेश की बात सुनकर सबकी हंसी के बीच महक की आंखें नम हो जाती है। वो कुछ नहीं बोलती, चुपचाप थाली की तरफ देखने लगती है, फिर किचन की ओर चल देती है। सच में इतनी बुरी तहरी बनी? मैंने तो सही से बनाई थी, पर नहीं, ये गड़बड़ कैसे हो गई? अब सब मेरा मजाक उड़ा रहा है। महक किचन में खड़ी अपने में ही बड़बड़ा रही थी। थोड़ी देर बाद सुनीता खुद किचन में आती है और देखती है कि महक उदास खड़ी है और उसके हाथ में मोबाइल है। शायद फिर से गूगल करने की सोच रही हो। अरे बहू, इतनी सी बात पर उदास क्यों हो गई? अगर तुझे तहरी बनाना नहीं आता मुझसे कहती, मैं तुझे सिखा देती। सॉरी माँ जी, मैंने सोचा मैं खुद ही बना लूं, लेकिन सबके सामने मेरी बेइज्जती हो गई। अरे नहीं बेटा, इसमें क्या हो गया, तेरा ही तो परिवार है। वैसे भी हम सब तो मजाक कर रहे थे। फिर भी माँ जी। अरे छोड़ अब ये बात, चल आज बाजार चलते हैं, तुझे असली शाही तहरी खिला कर लाती हूँ, फिर तुझे भी शाही बहू बना देंगे हम।
ठीक है माँ जी। अब सुनीता और महक दोनों बाजार जाती है। वहाँ एक फेमस होटल में बैठकर सुनीता गर्मा गर्म शाही तहरी ऑर्डर करती है। थोड़ी ही देर बाद वेटर शाही तहरी लेकर आ जाता है। फिर दोनों सास बहू मिलकर मजे से उसको खाती है। माँ जी मजा आ गया, ये तो एकदम जायकेदार है। इसमें तो मीठा स्वाद, तीखा तड़का, सब कुछ एकदम परफेक्ट। देखा, यही होती है असली शाही तहरी। अब तू जब भी तहरी बनाएगी ऐसी ही बनाना। पक्का माँ जी। अब आपकी बहू भी शाही खाना बनाने वाली बहू बनेगी। जरूर, और जो ना आए वो मुझसे पूछ लेना। जी जरूर माँ जी। दोनों मार्केट घूमते हैं और शॉपिंग करके रास्ते में थोड़ा हंसी मजाक करते हुए घर वापस लौट आते हैं। उस दिन महक को अपनी सास के अंदर अपनी माँ दिखाई देती है, जिससे वो बहुत खुश होती है। महक बेटा, आज बाहर घूमने का मजा आया ना? हाँ माँ जी सच में। और वो शाही तहरी ना जबरदस्त थी। बिल्कुल, वो इस शहर का सबसे फेमस होटल है। अच्छा, अब जाकर आराम कर ले। नहीं माँ जी, किचन में थोड़ा काम है, बस वो पहले निपटा लूं। अपनी बहू की समझदारी देखकर सुनीता मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई और महक किचन में। अगली सुबह नाश्ते के टेबल पर सब बैठे हुए थे, तभी अजय एक नई फरमाइश रख देता है। अरे माँ, क्यों ना आज शाम को शाही पुलाव बनवाया जाए, मेरा बहुत मन है। हाँ भैया, भाभी से कहो ना, अभी तो उन्होंने तहरी से तहलका मचाया था, अब पुलाव से पटाखा चलाएंगी। चुप कर, बहुत बोलने लगी है। जब तू अपने ससुराल जाएगी ना तब चलाना पटाखे। हाँ मम्मी, अपने नए और धमाकेदार पटाखों से मैं अपनी सास के तोते उड़ा दूंगी। अच्छा, और उसके बाद जो तेरी सास तेरे तोते उड़ाएगी उसका क्या? उन तोतों को मैं पिंजरे में बंद कर दूंगी। अब हंसी मजाक के बीच सबकी सहमति पर महक भी शाही पुलाव बनाने की हामी भर देती है, लेकिन अंदर से तो थोड़ी ही डरी डरी हुई सी थी। वो अपने कमरे में जाकर अपनी दोस्त सौम्या को फोन करती है। हेलो सौम्या, यार शाही पुलाव कैसे बनता है, बताना जल्दी। ओहो मैडम जी, तू और तेरे ससुराल वालों की फरमाइश कभी खत्म ही नहीं होती। अरे ड्रामा बंद करना यार, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, जल्दी बता। अच्छा, तो क्या पुलाव भी फरारी जैसा बनाएगी तू? इतनी जल्दी काहे की है? अरे यार मजाक मत कर, बस फटाफट रेसिपी बताना। चल ठीक है, अब सुन, तुझे ज्यादा कुछ नहीं करना, बस चावल पकाकर उनको जीरे से छौंक देना है और उसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देना। बन गया तेरा शाही पुलाव। बस इतना सा काम? हाँ यार, ऐसा नहीं कर लेगी तू। ओके डन, आज सबको शाही पुलाव खिला के ही दम लूंगी। ठीक है ठीक है। फिर शाम होती ही महक पूरी तैयारी में लग जाती है। इस बार वो सारी चीजें नाप तोल कर डालती है। जीरे का तड़का, घी, हरी मिर्च, काजू बादाम और ढेर सारा घी। घर में चारों तरफ पुलाव की खुशबू फैल जाती है। अरे वाह, आज तो लग रहा है पड़ोसी भी हमारे घर खाने आ जाएंगे। क्या खुशबू है। लगता है आज बहू के हाथों में सच में जादू आ गया है। महक ने पूरी मेहनत से शाही पुलाव बनाया और बड़े प्यार से सबको परोसने लगी। जैसे ही थाली सबके सामने पहुंची, अजय, पूजा और सुनीता सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। पुलाव की सादगी देखकर सबकी हंसी छूट जाती है। अरे वाह महक जी, आपने तो नया इतिहास रच दिया। ये शाही पुलाव है या जीरा राइस का भूत? भाभी, इसमें शाही कहाँ है? इसमें तो सिर्फ घी और जीरा नजर आ रहा है। अरे बेटा, तूने कहा था शाही पुलाव, ये तो सीधे साधे चावल है जिनका हाल मत पूछ। नहीं माँ जी, ये शाही पुलाव ही है। स्वाद तो चखिए, आपको मजा आ जाएगा। हाँ, वैसे भी हम तो कटोरी में उंगली डुबोकर स्वाद पहचान लेते हैं। महक की बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता। फिर अजय कहता है, अरे यार महक, आज मेरा शाही पुलाव खाने का कितना मन था, तुमने सब बेकार कर दिया। हाँ भैया, शाही पुलाव तो छोड़ो, खाली पुलाव तक नहीं बनाया है। अरे कोई बात नहीं, बहू अभी नई नई है, शुरुआत में तो गलतियां सबसे होती है। आज पहली बार पापा जी ने मेरा सपोर्ट किया। सच में वो मेरे बारे में कितना सोचते हैं। ये सब सोचकर महक ने मन में ठान लिया कि वो अब दिल से सीखेगी और ससुराल में सबका दिल जीतेगी। उसने साफ सफाई, टाइम पे चाय देना, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना शुरू कर दिया। उसकी ये आदतें देखकर सभी घर वाले उससे खुश रहने लगे। फिर एक दिन अजय ने ऑफिस से आते ही कहा, सुनो महक, आज कुछ स्पेशल बनाओ ना। बताइए, क्या खाना है आपको? मेरा तो दाल मखनी खाने का बहुत मन है। दाल मखनी? अच्छा ठीक है, बना दूंगी मैं। इस बार महक ने अपनी दोस्त को फोन नहीं किया, सीधे यूट्यूब खोला और दाल मखनी की रेसिपी देखने लगी। उसने पूरे जोश से रेसिपी फॉलो की और शाम को पूरे ध्यान से दाल मखनी बनाई। उसके बाद जब सब डाइनिंग टेबल पर बैठे तो सबको खाना परोसने लगी। आज सबको मेरे हाथ की दाल मखनी खाकर मजा आ जाएगा, फिर सब मेरी तारीफ करेंगे। अब जैसे ही थाली सबके सामने पहुंचती है, अजय, पूजा और सुनीता सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। दाल मखनी की सादगी देखकर सबकी हंसी छूट गई।
अरे वाह महक जी, आपने तो आज भी नया इतिहास रच दिया। ये दाल मखनी है या दाल चावल का भोग? भाभी, इसमें मखनी कहाँ है? इसमें सिर्फ दाल और चावल नजर आ रहे हैं। अरे बेटा, तूने कहा था दाल मखनी, ये तो सीधे साधे दाल चावल है जिनका हाल मत पूछ। नहीं माँ जी, ये दाल मखनी ही है। स्वाद चखिए ना, आपको पक्का मजा आएगा। हाँ, वैसे भी हम तो दाल में उंगली डुबोकर स्वाद पहचान लेते हैं, फिर इसके स्वाद का क्या ही बोलूं। अब महक की बात को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा था। अजय नाराज होकर कहता है, चलो सब होटल चलते हैं, आज महक को दाल मखनी की सैर करवाई जाए। हाँ, बहुत बढ़िया आइडिया है। चलो बेटा, आज तुझे असली दाल मखनी दिखाते हैं। वाह, आज मजा आएगा। जब सब होटल में पहुंचे तो वहां महक ने देखा कि शाही दाल मखनी में देसी घी की महक थी, ऊपर से बादाम, काजू, किशमिश और खुशबूदार मसाले जो वाकई में रॉयल फील दे रहे थे। उसने पहला निवाला लिया और उसकी आंखें खुद ब खुद शर्म से झुक गई। ओहो, ये तो वाकई में बहुत टेस्टी है। अब समझ में आया, ये होती है शाही दाल मखनी। इसमें पड़ता है महंगा महंगा माल, तब बनती है ये, क्योंकि शाही नाम के साथ शाही स्वाद भी तो होना चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, सीखते सीखते ही आएगा, लेकिन अब मेहनत भी शाही होनी चाहिए, समझे बहू? जी माँ जी, समझ गई। महक को अब लगने लगा कि अच्छा खाना महंगे मसालों से ही बनता है। वो मन ही मन बहुत खुश हुई और खुद पर गर्व महसूस करने लगी कि उसने अच्छा खाना बनाने का तरीका सीख लिया। अगले दिन शाम को सुनीता ने सबसे कहा, बेटा बहुत दिन हो गए शाही बिरयानी नहीं खाई, क्या कहती हो? मैं बनाऊंगी ना माँ जी, ऐसी शाही बिरयानी कि आप सब उंगलियां चाटती रह जाएंगी। उंगलियां तो छोड़, देखो कि शाही बिरयानी बिरयानी लगती है या फिर तुम कोई और नया आविष्कार कर दोगी। महक का कॉन्फिडेंस देखकर सुनीता को शक भी होता है और थोड़ा भरोसा भी। उसने पड़ोसियों से कह दिया कि उसकी बहू कल शाही बिरयानी बना रही है, आप भी आ जाइएगा टेस्ट करने। इधर महक ने अपनी माँ को फोन किया, मम्मी आप कल आ जाना, मैं शाही बिरयानी बना रही हूँ आपके लिए भी। अच्छा चल, फिर मैं भी देखती हूँ मेरी बेटी ने रसोई में राज करना सीख लिया है या बस नाम ही शाही है। महक के मुंह से शाही बिरयानी बनाने की बात क्या निकली। उसकी ये बात न सिर्फ घर में बल्कि मोहल्ले और मायके तक पहुंच गई। हर कोई अब उससे उम्मीदें बांधे बैठा था। ये सोच सोचकर उसके माथे पर पसीना आ गया। अब उसे लगा कि मामला तो सीरियस हो गया है। अरे यार, मैंने गलती से बोल दिया कि मैं शाही बिरयानी बना दूंगी, अब सब जगह बात फैल गई है। अरे पगली, तो डर क्यों रही है? नॉर्मल नमकीन चावल बना, उसमें सब्जियां डाल दे, ऊपर से थोड़े काजू बादाम, बस शाही बिरयानी हो जाएगी। ओके ओके, मतलब तड़का पुलाव टाइप। हाँ वही, और ध्यान रखना सब्जियां सही से काटना, सब कुछ बारीक और एक साइज का। यार थैंक यू, अब मैं किचन में जाती हूँ, बाद में बात करूंगी। महक पूरे जोश में किचन में जाती है। वहां तुरई, टिंडा, घुइया, भिंडी, आलू, मतलब उसने जो भी सब्जियां देखी थी दिखती है वो सारी काट लेती है। फिर सबसे महंगी देसी घी की बोतल और ब्रांडेड काजू, बादाम, पिस्ते का डब्बा ऑर्डर करके मंगा लेती है। थोड़ी देर में डिलीवरी वाला सारा सामान लेकर आ जाता है। बिल देखकर सास के तो होश उड़ जाते हैं। अरे बहू, ये 5350 का बिल, कुछ ज्यादा नहीं लग रहा तुझे? माँ जी, शाही बिरयानी बनेगी तो ये महंगा आइटम तो उसमें पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, चल बना देखती हूँ कितनी शाही बिरयानी बनाएगी। आज जो बना दिया वही इतिहास बन जाएगा, और अगर इतिहास ना बना तो मेरा मजाक तो पक्का बन जाएगा। अब सबसे पहले वो नमकीन चावल बनाती है, फिर उसमें वो सारी सब्जियां डाल देती है और ऊपर से देसी घी और ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स भी। पूरा घर महकने लगता है। खुशबू तो इतनी तगड़ी थी कि मोहल्ले के कुत्ते भी दरवाजे पर आकर बैठ जाते हैं। वाह महक बेटा, आज तो लगता है जैसे घर ही होटल बन गया है। हाँ भाई, आज तो लग रहा है असली शाही खाना खाने को मिलेगा। हाँ हाँ, आज उंगलियां चाटते रह जाओगे आप सब। शाम होते होते सब डाइनिंग टेबल पर जमा हो जाते हैं। कुछ पड़ोसी भी बुला लिए गए और महक की माँ भी आ गई। महक जब ढक्कन हटाती है तो खुशबूदार भाप और ऊपर से फैले काजू बादाम सबका मन मोह लेते हैं। ओहो, लग रहा है आज तो महक सबका दिल जीत लेगी। जो खाएगा वो इस शाही बिरयानी को कभी भुला ना पाएगा। वाह भाभी, क्या लाइन मारी है, जबरदस्त। महक सबसे पहले अपनी सास की थाली में बिरयानी परोसती है। ऊपर से ड्राई फ्रूट और नीचे से चावल निकलते हैं। सब अब तक तो खुश थे, लेकिन जैसे ही सब्जियां आई सबकी शक्लें उतर गई। बेटा ये क्या रखा है? भिंडी, घुइया, टिंडा, ये शाही बिरयानी है क्या? माँ जी, यही शाही बिरयानी है, सब्जियों वाली, हेल्दी वर्जन। हेल्दी नहीं, हेल्पलेस बना दिया मैं। खाने की इच्छा ही चली गई अब तो। और बिरयानी में भिंडी, घुइया, टिंडा ये सब कौन डालता है?
भाभी ये क्या बना दिया? ड्राई फ्रूट की ऊपर तुरई, अत्याचार है ये तो। अरे सब्र करो ना, असली टेस्ट नीचे है। अब हर थाली में वही, ऊपर से चावल, बीच में काजू और नीचे सब्जियां। कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। महक की माँ भी चुप नहीं रह पाई। अरे बेटा मुझसे ही पूछ लेती, कौन सी बिरयानी में टिंडा डाला जाता है? अरे मम्मी मेरे दोस्त ने कहा था ऐसी बनती है। बेटा दोस्तों से ये सब नहीं पूछा जाता। अपनी सास से क्यों नहीं पूछती? उनसे पूछती तो ये सब्जियों का जंजाल न बनाती। मम्मी जी ये सब्जियों का नहीं, जी का जंजाल बन गया है। बहुत हुआ, अब तू रहने दे, तुझे ये सब नहीं आता, छोड़ दे ये सारे एक्सपेरिमेंट्स। महक का चेहरा उतर चुका था, वो एकदम चुप हो गई और रोने लगी। तभी उसके ससुर बोल पड़े, क्या कर रहे हो तुम लोग? बच्ची ने इतने प्यार से सबके लिए खाना बनाया और तुम लोग मजाक बना रहे हो? पर पापा, अरे कभी पुलाव में बिरयानी बन जाती है, कभी तहरी में पुलाव। स्वाद तो नियत से आता है ना, और तुम लोग खाने में इतना 3-5 करोगे तो यही होगा ना। अरे पर लेकिन ये मुझसे भी तो पूछ सकती थी। बेटा जैसा तुझे आता है वैसा बना, बस मन से बना, वरना पुलाव में बिरयानी और बिरयानी में पुलाव यही होता रहेगा। हाँ बेटा जो भी बना प्यार से बना, अब से हम टेस्ट कम और तारीफ ज्यादा करेंगे बस। ये सुनकर महक मुस्कुराती है और आंसू पोंछती है। उसके बाद ससुर जी ने उसे इतने प्यार से समझाया, इसके लिए उनका धन्यवाद करती है। ये देखकर सब खुश हो गए।